हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौनसल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सी टेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, सीडीपी और ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को हम अपने पिछले वीडियोस में सोल्व करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट से आप वह वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो के अंतर को जब आप 15 से भाग दिया जाए, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जब 15 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को आप छोड़ के आ जाते हैं एग्ज़ाम में ना, और जिस वजह से आपका 1 या 2 नंबर से हर बार सी टेट का एग्ज़ाम रह जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिसमें क्या होगा, आपका एग्ज़ाम को आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। ठीक है, अगर मैं 100 को लूँगा तो वो कितनी हो जाएगी, 3 अंकों की हो जाएगी, लेकिन उसमें ज़ीरो आ रहा है ना। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 999 999। ठीक है, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये, और फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 1000। और इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8999, ये आएगा। और फिर वो कह रहे हैं कि 15 से उसको भाग देना है। तो जब आप 15 से उसको भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है वही बताना है। तो जब हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल आपको कितना मिल रहा है, 14। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ऐसे ही देखिए, इसमें दिया है कि 11 इकाई, 10 दहाई, 12 सैकड़ा और 1000। ठीक, ये करना है 11 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 12 सैकड़ा और माइनस 1000 किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, हमने लिखा है 11 और इकाई 1 को बोलते हैं, तो 11 गुणा 1 प्लस 10 दहाई, 10 गुणा 10, तो ये 100 हो जाएगा हमारा। और फिर 12 सैकड़ा, मतलब कि 12 गुणा 100, 1200। ठीक है, और फिर माइनस 1000। तो हमने किया 11 गुणा 1, 11 आ गया हमारा, 10 गुणा 10, 100 आ गया, 12 गुणा 100, ये आ गया हमारा 1200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी प्लस की संख्याएं हैं, 11 को, 100 को, 100 को और 1200 को हमने जोड़ लिया एक साथ, तो हमारा आ जाएगा 1311। ठीक है, और फिर माइनस करना है इसमें से 1000 को। ठीक है, माइनस 1000, इसको माइनस करेंगे तो 1311 में से 1000 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 311। दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज। ठीक है, सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब है एलसीएम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटा होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़े सार्वगुणज, मतलब कि एचसीएफ की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों, सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर बताना है, तो इसमें अंतर देखना है आपको। ठीक है, तो हमने लिखा 15, 20 और ये 25। ठीक है, 15, 20, 25। तो 15 के जो गुणनखंड कितने होते हैं, 3 गुणा 5, 20 के होते हैं 4 गुणा 5 और 25 के होते हैं 5 गुणा 5, 25। तो एलसीएम जो होगा हमारा, जो संख्याएं हमारी तीनों में रिपीट होती है। देखिए, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकाल, सबसे पहले एलसीएम पूछ रहे हैं, तो एलसीएम जो होगा हमारा, देखिए सबसे
HCF निकाल लेते हैं। तो ये जो HCF होगा हमारा, जो तीनों में कॉमन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, HCF। तो हमारा कॉमन मिल रहा था 5, तो यहाँ से 5 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। और LCM हमारा क्या होगा, जो हमें कॉमन मिल रहा है वो ले लेंगे यहाँ पे 5। वो जो नंबर्स बच रहे हैं अब उनको ले लेंगे। तो 3 बच रहा है तो हमने 3 ले लिया, 4 बचा हुआ है तो 4 ले लिया, और यहाँ पे 5 बचा हुआ है तो 5 ले लेंगे इस तरह से। और सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 दिया 15, 15 चौके 60 और 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से LCM हमारा आ रहा है 300 और HCF आ रहा है 5। तो अब वो अंतर कह रहे हैं कि अंतर बताना है कितना होगा। अंतर में क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। तो 300 में से हम 5 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 295। दोस्तों 295 हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास गुणनफल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 201 गुणा 105 में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए जिससे हमें ये वाला नंबर मिले। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 201 और 105 को पहले गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, गुणा करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों ये वाला। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम ये वाला जो नंबर दे रखा है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमने ये माइनस करेंगे, इधर हमने पहले ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 6, तो 6 ऐसे ही आएगा। और ये हमारा 0 0 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है हमारा 66। दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 इसमें क्या हमारा बी वाला इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, इसी विद्यालय में कितने 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या, देखिए पहले हम यहाँ तक क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तक क्वेश्चंस को समझेंगे। कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, उसमें 1260 टोटल विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़के हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास 1260, ये लिखा हमने। फिर वो कह रहे हैं जिनमें से 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, लड़के कितने हैं 1260 का 2/3 हमारे पास लड़के हैं। तो हमने किया 1260 गुणा ना, का की जगह गुणा लगाते हैं, आपको पता होगा 1260 गुणा 2/3। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 840। ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 से, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 0। फिर 420 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 840। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से लड़कों की संख्या आ जाएगी 840। और फिर कह रहे हैं और शेष लड़कियाँ हैं। तो 840 लड़कियाँ हैं, तो लड़कियाँ कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 1260 में से 840 को 1260 में से 840 को माइनस करेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 420। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया, ये यहाँ तक हमने कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है 840। तो हम क्या करेंगे 840 का 3/4 मतलब कि 3/4 निकालेंगे। तो ये निकाला हमने 840 का 3/4, हमारे पास कितना आ गया 630। तो 630 लड़के क्या हैं, खिलाड़ी हैं, तो प्लेयर हैं। और लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी हैं। अब कह रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है 420, उनके आधे भी क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो फिर हमने खिलाड़ी लड़कियां निकाली, खिलाड़ी लड़कियां कितनी है 420 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, आधा हो जाएगा हमारा 210। 420 का आधा कितना हो जाएगा 210। तो 210 लड़कियां हमारे पास क्या हैं, खिलाड़ी हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन विद्यालयों में विद्यालय में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी नहीं है। इसकी संख्या निकालनी है जो खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो टोटल खिलाड़ी कहाँ से हो जाएंगे, हम इनको ऐड करेंगे, जितने लड़के खिलाड़ी हैं और लड़कियां खिलाड़ी हैं।
तो हमने टोटल खिलाड़ी निकाला यहाँ से 630 और प्लस 210, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 840। अब क्या करेंगे, जो खिलाड़ी नहीं है उनको कैसे निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों में से माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, 1260 में से 840 को माइनस करेंगे दोस्तों, 420 इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो 420 देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला प्रश्न है हमारे पास, तो देखिए दोस्तों दिया है कि 9/4 9/4 में कितने 3/8 हैं। तो यहाँ पे हमको भाग करना है। जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम भाग करते हैं, 9/4 भाग 3/8। अब आप सोचेंगे कि 9/4 को 3/8 से भाग कैसे देंगे। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, हम भाग नहीं दे सकते बट हम गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 9/4 भाग को हम बदलेंगे गुणा में, मल्टीप्लाई। और ये जो अगला नंबर होता है, अगर हमारे पास 3/8 है तो इसको हम कर देंगे 8/3। हमारे क्या नंबर्स पलट जाएंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, अभी हमारा देखो काट देंगे, तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो कितना आ रहा है 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर 6 देख लो हमारा कौन सा है, बी। तो बी वाला हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें इस तरह से। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए दिया है नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज खरीदे। तो हमने लिखा 3 किलो 650 ग्राम प्याज, और 1 किलो 800 ग्राम 1 किलो 800 ग्राम उसने क्या खरीदे, टमाटर। लिख दिया हमने टमाटर खरीदे। फिर कह रहे हैं प्याज का वजन टमाटर के वजन से कितना अधिक है, बस ये बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो प्याज का निकालेंगे हम 3 किलो 650 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारा, देखो 3 किलो को क्या करेंगे 3000, है ना, ऐसे हो जाएगा ना 3000 ग्राम, और 3000 ग्राम को हम 650 में जोड़ देंगे तो 3650 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा हमारा 1800 ग्राम। तो फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, नहीं इनको माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। पूछ रहे हैं कि कितना अधिक है, प्याज का वजन टमाटर के वजन से कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, प्याज के वजन में से टमाटर के वजन को माइनस करेंगे। तो हमारा कितना आ रहा है 1850 ग्राम। 1850 ग्राम मतलब कि 1 किलो 850 ग्राम। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए दिया है मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर मतलब कि हाफ, ऐसे लिखते हैं आधा, 1/2 सतह पर 225 किलोमीटर दिखाता है। यदि दो शहर पर सतह पर 1800 किलोमीटर दूर है, यदि दो शहर 1800 किलोमीटर दूर है, मान लो एक शहर ये है एक शहर ये है, दोनों की दूरी कितनी है 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मानचित्र पर उनके बीच की दूरी, मैप पे दिखाना है कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी मैप में। ठीक है, मैप में कितनी होगी, और मैप में आपको क्या दिया हुआ है आधा सेंटीमीटर। तो हमने मैप का लिया, यहाँ से आधा सेंटीमीटर किसके बराबर है 225 किलोमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 225 गुणा 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर है ना हमारा, तो यहाँ से 1 को ऊपर लेंगे और 2 को इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा ऐसे, और फिर हमारा कितना आ जाएगा 450 किलोमीटर। तो और फिर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम, अगर मैंने ऑप्शंस में 4 सेंटीमीटर लिया है यहाँ से ना, 4 सेंटीमीटर ऑप्शंस में लेके देखना है। तो 4 सेंटीमीटर को जब लेंगे 450 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 800 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, 800 किलोमीटर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सॉरी बी वाला इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से
किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है ये बताना है। 7.5 दिनों में जो हमारे मिनटों की संख्या होगी वो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से बताना है कि किस किस सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें पता होना चाहिए कि दिया हमारा 1 घंटे में कितना होता है, हमारा 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 घंटे निकालेंगे, है ना। 24 घंटे मतलब एक दिन, तो एक दिन में निकालेंगे हम 24 गुना 60, 60 मिनट यहाँ पे मिनट से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आ जाएगा हमारा 1440 मिनट। मतलब कि एक दिन में कितने होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, है ना, 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे 1400, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 1440 को, तो 1440 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 10,080। ठीक है, अभी हमने 7 दिन का निकाला है। ठीक है, अभी हमको ये भी निकालना है। ठीक, एक दिन में कितना होता है, देखो 24 घंटे, है ना। तो फिर हमें आधे दिन का मतलब कि 12 घंटे का निकालना है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, 12 घंटे, इसका मतलब कितना होता है, 1/2 दिन, यानी कि आधा दिन। तो 7 दिन का तो हमारा ये हो जाएगा, और आधा दिन का जब निकालेंगे तो आधा दिन का हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि 24 घंटे का हमारा कितना होता है 1440, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा 720। तो अब हम क्या करेंगे, हम 7.5 दिन का टोटल निकालेंगे। 7.5 दिन का जो टोटल होता है हमारा कितना होगा, 10,800 मिनट। ठीक है, 10,800 मिनट बैठ रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि किसके सेकंडों के बराबर होगा, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है हमारा 60 गुना 8। ठीक है, ऑप्शंस में से लेके देखते हैं। ऑप्शंस में से हमने पहला ऑप्शन लेंगे, 3 घंटे में हमारा कितना आ रहा है, 60 गुना 60 मतलब 3600, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800, और यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा था, ये मिनटें आ रही है ना। 7.5 दिन में मिनटें आ रही हैं 10,800, और 3 घंटे में सेकंडें आ रही हैं 10,800। तो 7.5 दिन किसके बराबर होंगे, 3 घंटे के। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंग्रेजी के अक्षरों में एच और ई में समीकरणों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। समकोण होगी, सॉरी समकोण की बताना है कि समकोण कितने होते हैं। ठीक है, समकोण होता है हमारा 90 डिग्री का, ये इस तरह से हमारा क्या होता है 90 डिग्री का समकोण बताना है। तो इस तरह के कितने एंगल इसमें बनेंगे वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक तो यही बन रहा है हमारा, एक ये बन जाएगा, 2, 3 और 4, यहाँ पे आएंगे 5, 6, 7 और ये आपका 8। दोस्तों 8 है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से। तो इतने आसान आसान क्वेश्चंस को आप लोग वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, तो ये आपको छोड़ने नहीं है, करके आने हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है एक वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप दिया है, परिमाप, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है 4a। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारे पास 4a दिया हुआ है 120। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा a निकाल लेंगे, है ना। तो a हमारे पास क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। अब कह रहे हैं किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना, वर्ग की भुजा निकाली, वर्ग की भुजा हमारे पास ये आ गई। अब कह रहे हैं आयत की लंबाई इसकी 2 गुनी है, तो आयत की लंबाई निकालेंगे। यहाँ से लंबाई कितनी हो रही है, 2 गुनी मतलब कि 60 हो रही है। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा 60। अब कह रहे हैं आयत का परिमाप कितना है, 156 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप कितना है, 156 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कह रहे हैं कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर कितना है ये बताना है। ठीक है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास परिमाप दिया हुआ था, ये तो वर्ग का है, वर्ग का परिमाप, और ये वर्ग का क्षेत्रफल है a²। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ रहा है हमारा 900, इसको ध्यान रखना है, ये 900 आ रहा है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, दूसरी भुजा हमारी, तभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आयत का परिमाप दे रखा है। तो परिमाप हमने लिखा, आयत का परिमाप कितना है 156, और फिर आयत का परिमाप का हमारा फॉर्मूला होता है 2 × l + b।
क्योंकि हमें एल दिया हुआ है, यहाँ पे लंबाई है एल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको लंबाई को रखेंगे, फिर यहाँ से बी हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखो एल प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से एल का मान रखा हमने ये वाला 60, एल का मान रखेंगे 60, मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो 2b हो जाएगा और 156 ऐसे ही आएगा। यहाँ से 2b ऐसे ही आएगा, 156 120 को इधर लाएंगे, फिर माइनस कर देंगे, 156 में से 120 घटा देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। और फिर b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 18, 36 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास l भी है, l कितना है हमारे पास यहाँ पे 60 ये दे रखा है, और b हमारा यहाँ से निकला है, b हमारा कितना है 18। तो हमें पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का, ये कह रहे हैं आयत का और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर निकालना है ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा L इंटू बी। तो ये 60 गुणा 18 ये हो जाएगा कितना 1080। ठीक है, अभी कह रहे हैं अंतर, अब अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे 1080 में से ये जो हमारा आयत का आया क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल हमारा ये था यहाँ पे, तो इसमें से हम क्या करेंगे 900 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0 8 और ये 180। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, इसी टेस्ट में कोई टेस्ट हुआ है, कोई एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें क्या है 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। तो 25 स्टूडेंट्स के नंबर्स दे रखे हैं। अभी ये कह रहे हैं कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 से लेकर 75 के बीच में हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में इनको लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम किसको कहते हैं, सीरियल से लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर हमने पहले लिखा 41 42 44 इस तरह से लिखते चले जाएंगे और यहाँ तक हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि 55 कहाँ है और 75 कहाँ है। ठीक है, तो 55 हमारा इसके बाद आता है, 54 के बाद हमारा 55 आता है, लेकिन 55 दिया नहीं है तो क्या करेंगे 56 से लेंगे, है ना, 56 से शुरू करेंगे और कहाँ पे 75 के बीच में, 75 भी नहीं है इसमें 78 है, तो क्या करेंगे बस यहाँ तक देखेंगे। अब इनको काउंट करेंगे कितने न है बीच में ना, तो 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 8 9 10 और 11। तो इस तरह से कितने नंबर आ रहे हैं बीच में, 11 नंबर आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा क्या करना है, अपना माइंड का यूज़ करना है और देख लेना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। तो दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और गुरुवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या शुक्रवार और बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में कितना अंतर है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, संडे, मंडे और ट्यूसडे दिया हुआ ना, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार। ठीक है, तो इसमें आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे। तो हमने कितना दिया है देखो 65 और फिर 40 और फिर 20। ठीक है, देखो यहाँ से लिया हमने रविवार और फिर लेंगे 40 सोमवार और फिर यहाँ से गुरुवार। ठीक है, रविवार, सोमवार और गुरुवार तीनों के ले लिए और हमने ऐड किया 125। फिर 2 को लेना है, किसको, शुक्रवार को और बुधवार को। तो शुक्रवार कहाँ है हमारा, ये रहा, और बुधवार ये रहा हमारा। तो इनको ऐड किया हमने, कितना हो गया 120, 50 और 70 120। तो अभी अंतर निकालेंगे तो 125 में से 120 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए 5 इसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसे। तो ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। तो ये पैटर्न आपको समझना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 2 गुणा 1 2 होता है। ठीक है,
फिर 2 के बाद 3 आ रहा है ना, 3 गुणा 2 6 होता है। फिर 3 के बाद देखो इन्होंने 4 नंबर को मिस कर दिया यहाँ पे, 3 के बाद 4 को मिस कर दिया, 5 गुणा 3। 5 के बाद फिर इन्होंने 6 को मिस कर दिया, 7 गुणा 3। 7 के बाद इन्होंने 8 को और 9 को मिस कर दिया, फिर कितना आ रहा है 8 9 और 10, सॉरी 3 को मिस कर रहा है ना, पहले एक भी मिस नहीं है, फिर एक एक नंबर मिस है, फिर 3 नंबर मिस किए इन्होंने, है ना, इस तरह से। फिर इसके बाद 11 के बाद इन्होंने कितना मिस किया, 12, एक नंबर फिर मिस किया, ठीक है। फिर उसके बाद 13 के बाद 14 15 और 16, फिर 3 नंबर मिस किए तो कितना आ रहा है, फिर 17 में आ रहे हैं, ठीक है। फिर 17 के बाद कितना आ रहा है, देखिए 18, एक नंबर मिस किया, ठीक है। ऐसे ही फिर इसके बाद कितने नंबर मिस करेंगे, 5, ठीक है। तो 19 के बाद कितना आएगा, 20 21 और 22, 3 नंबर मिस करेंगे, है ना। पहले एक नंबर मिस हो रहा है, फिर 3, एक नंबर मिस हो रहा है, फिर 3, एक नंबर मिस हो रहा है, फिर 3, इस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे 17 18 19, फिर 19 के बाद 3 नंबर मिस करेंगे हम, 20 21 और 22। तो हमारा अगला नंबर जो होगा वो होगा 23, है ना। तो जब 23 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 207, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 में क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक श्रेणी के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। ऑप्शन है हमारे पास संक्रामिकता, मापन, नमूनों, परिकल्पनाओं, या फिर अब क्या कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से बताना है कि ऑप्शंस दे रखे हैं कि हमारा कौन सा है, ठीक है। तो सन्निकटन और अनुमान की बात हो रही है, तो सबसे पहला हमारा क्या इसमें करेक्ट हो जाएगा, संक्रामिकता। दूसरा क्या हमारा मापन करेक्ट हो जाएगा, मापन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और तीसरा नमूनों की तरफ, ठीक है। तो परिकलन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए बी सी सेकेंड वाला इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, जब एक बच्चे को 567 लिखने के लिए कहा गया, तब उसने उसे 567 इस प्रकार लिखा, ठीक है। तब बच्चे ने क्या इस प्रकार लिखा, तो इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन से हमारे पास बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक ध्यान शून्य श्रोता है, या बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। दोस्तों स्थानीय मान की का उसको क्या है, नॉलेज नहीं है, इसलिए बच्चे ने इस तरह से लिखा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो प्रारंभिक स्तर पर गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, या संख्या संक्रियाएं, या अधिक स्थान संबंधी समझ, या फिर गणितीय पहेलियां आदि हल करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर होते हैं, ठीक है। या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते, या प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। दोस्तों यही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति क्या है गणित सीख सकता है। ऑप्शन नंबर सी पूछ रहे हैं कि कौन सा गणित के अधिगम में संबंध में सही है, तो सबसे सही हमारा कौन सा होगा, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। तो इस दृष्टि से दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताना है।
3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमको चूज करना है कि कितने ऑप्शंस हमारे सही हैं। दोस्तों पहला है हमारा पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। ठीक है, संख्या ज्ञान सबसे पहला हमारा तो यही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। संख्या ज्ञान की नॉलेज क्या है, विकास करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और फिर पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। ये भी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन दे रखा है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा है कि पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ठीक है, इंटरनल रिसोर्सेज की बात हो रही है, इसलिए ए और बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ठीक है, इसलिए हमारा ये वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। सबसे कम वाला बताना है। ठीक है, या तो आपसे सर्वाधिक पूछते हैं या सबसे कम पूछते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। या फिर नहीं वाला भी पूछते हैं क्वेश्चन, तो उसमें भी बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑप्शन है हमारे पास, प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, या फिर दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, प्रतिमानों प्रतिरूपों के पहचान, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधि का उपयोग। तो सबसे कम इसी पे ध्यान देना चाहिए, कलन विधि पर हमें क्या सबसे कम ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा क्या इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रासंगिक गणितीय शब्दावली का विकास बहुत ज़रूरी है, दिक् स्थान संबंधी समझ भी बहुत ज़रूरी है, और प्रतिमान और प्रतिरूपों की पहचान भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कलन विधि का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा गैस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उद्देश्य नहीं है। तो नेगेटिव वाले बताना है, मैंने बताया था कि नेगेटिव वाला आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, या यह जानना कि शिक्षण युक्ति या विधि उपयुक्त है या नहीं। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। ठीक है, ये रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों हमारे क्या रचनात्मक आकलन के उद्देश्य हैं, तो नहीं वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कना, विवेचन और कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकता है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, या अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न करना, नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, श्यामपट्ट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं, ठीक है, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है और पहेलियों का उपयोग करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, इनमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, ये NEP 2020 में आपका दिया हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये वाला हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 5+3+3+4 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। ठीक है, तो इनमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या ये भी करेक्ट है। इसमें क्या है 5+3+3+4, इसको आपको ध्यान में रखना है। 5 और 4 लास्ट में है और 3 और 3 बीच में, यानी 5+3 और फिर +3 और +4, इस तरह का पैटर्न क्या है स्कूलों में
लागू होगा अब की बार, ठीक है। जब 2000 NEP जो ये 2020 जो नई शिक्षा नीति है, जब वो लागू हो जाएगी तो इस तरह के पैटर्न आपका क्या बोर्ड एग्जाम भी इस बार फिर क्या होगा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें करेक्ट है, ये वाला इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न होगा स्कूलों में। और फिर बुनियादी चरण में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो NEP 2020 में कौन सा दे रखा है, ए और बी, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा क्या इसमें करेक्ट आंसर रहेगा इस तरह से। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षक हस्त कौशल सामग्री जैसे ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्त कौशल सामग्री का उपयोग शिक्षार्थियों में, ठीक है, ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में दुविधा, असमंजस उत्पन्न करता है, औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, या छोटे बच्चों को खाली समय देता है, या अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर होएगा, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चे में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विशेषण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण, या नैदानिक परीक्षा, या उपचारी शिक्षण। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैदानिक परीक्षा। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए, कथन में दी गई जानकारी पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थियों को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। कथन दे रखा है कि एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों की संख्या का योगफल कितना होता है, 360। तो शिक्षण विधियां में से कौन सी होंगी, ठीक है, ये बताना है। और शिक्षक श्यामपट्ट पर चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चंदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। या शिक्षक कागज के टुकड़े पर एक चतुर्भुज बनाता है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि चंदे से ब्लैक बोर्ड पे हम नहीं माप सकते हैं, ठीक है, कॉपी पर ही नाप सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। शिक्षक कागज के टुकड़े पर एक चतुर्भुज बनाता है और फिर उसका विकर्ण बनाता है ताकि चतुर्भुज के दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके, जिससे वह त्रिभुजों के कोणों के गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का उपयोग 360 है। या फिर शिक्षक छात्रों के कागज के टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों बनाने के लिए कहता है और उसके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुजों को कोणों का योग ज्ञात करने के लिए कहता है। देखिए इसमें क्या हो रही है, इसमें जो हमारे छात्र हैं वो स्वयं क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं इस प्रक्रिया में। छात्रों से कागज के टुकड़ों पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है, वो बच्चों से कह रहे हैं, तो यही हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3 वाला इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3, थर्ड वाला, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे खुद से बनाएंगे तो वो क्या होगा, उनको प्रैक्टिस होगी और फिर आंतरिक कोणों को वो नापने के लिए कह रहे हैं, तो अपने आप से जब बच्चे नापेंगे तो उनको पता चलेगा कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका कोणों का योग कितना होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा में पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। नेगेटिव वाला इसमें भी आपको याद रखना है। तो औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है, तो यही हमारा क्या इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ
जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? लिखित अभ्यास का अभाव, कक्षा में सतर्कता का अभाव, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, या शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो दोस्तों इसका कारण क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं जो जैसे नंबर्स हैं, पिछली कक्षाओं में उन्होंने क्या किया है, 5+3 ऐसे किया है ना, 4+4, तो सिर्फ इनको जोड़ा है, 5 और 3 कितना 8, 4 4 8, तो सिर्फ इनको ही क्या जोड़ा है। ठीक है, तो इसलिए बच्चा करता है कि 5/2 + 3/5, तो इस तरह से बच्चा क्या कर देता है, ऊपर के ऊपर की संख्या को जोड़ देता है और नीचे की नीचे को संख्या को। क्यों जोड़ता है? क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ नेचुरल नंबर को ही जोड़ा है। ठीक है, तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित अपने पूर्व ज्ञान की समझ के कारण वो ऐसा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित के भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से बताना है। ऑप्शंस हैं परियोजना, सहयोगी अधिगम कार्य, पेपर पेंसिल टेस्ट, या योगात्मक आकलन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हमारे क्या करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी क्या? परियोजना और सहयोगी अधिगम कार्य। जब बच्चे सहयोग के द्वारा करेंगे तो वो क्या होगा, उनके भय और चिंता को कम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला इस तरह से, यहाँ पे डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। दोस्तों इस वीडियो में हमने मैथ्स के 30 प्रश्नों को हल किया है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।